दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश इस समय सियासत का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है। एक तो हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला मानी जाने वाली राम मंदिर की राजनीति, वो इस समय शवाब पर है। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट की भूमिका में होंगे और इस वक्त वो देश भर में भ्रमण करते हुए विभिन्न मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वो पूरा आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। हर पल की खबर गोदी मीडिया दे रहा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे अब इस देश में मंदिर के आयोजन के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है। न देश में गरीबी है, न भुखमरी है, न महंगाई है, न बेरोजगारी है, न ही किसान अब आत्महत्या कर रहे हैं, न महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं और न ही नौजवानों की बेरोजगारी का कोई सवाल है। मीडिया तो इस तरह से भक्तिभाव में डूबा हुआ है कि जैसे उसकी आंखों के सामने अब कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जमीन पर जो पक रहा है वो उन सत्ताधारियों के लिए, हिंदुत्ववादियों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ये राजनीति को जमीन से जानने वाले, जमीन की राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि राम मंदिर का ये जो पूरा आयोजन है वो एक नैरेटिव है और उस नैरेटिव के जरिए बुनियादी सवालों को खारिज कर देना है, उनकी चर्चा ही नहीं होने देना है और उसी के जरिए पूरे विपक्ष को घेरना है। और यही हो रहा था कि आयोजन में कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। चंपत राय चिट्ठी भेज रहे हैं, आमंत्रण पत्र भेज रहे हैं। कांग्रेस ने, और तो शरद पवार ने, अखिलेश यादव ने, मायावती ने क्या लिखा, क्या बोला, आएंगे कि नहीं आएंगे, केवल यही खबर है पूरे मीडिया में। और एक खबर और बीच में अचानक निकल करके आई थी जब शंकराचार्यों ने नरेंद्र मोदी के मुख्य यजमान बनने को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया था और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के प्रश्न कर दिया था कि ये शुभ नहीं होगा, मुहूर्त भी नहीं है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, शास्त्र सम्मत नहीं है। तब तो बेचारे मीडिया को साफ सूंघ गया था, वो इसकी खबर कैसे दिखा सकते थे। तो हल्का फुल्का दाएं बाएं इधर उधर करके और उसमें भी फिर पीछे से शंकराचार्यों पर प्रहार करने का भी जुगत निकाल लिया गया। माने इस देश में केवल नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वही, जो भाड़ तड़ में तब्दील हो गया है मीडिया, वही बोलेगा, वही गाएगा, वही घुंघरू बजाएगा रात दिन। और अगर उसके लिए कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जो अपने आका की स्तुति में महत्वपूर्ण बन जाए तो फिर बल्ले ही बल्ले, फिर तो कुछ पूछना ही नहीं है। 15 जनवरी को मायावती ने जैसे ही ये ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, बल्ले बल्ले, फिर तो क्या है। लेकिन आज जो खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने सत्ताधारियों के पूरे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान और उनकी जो वक्तव्य था उस पर जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि समाजवादियों की मंशा तो ये थी कि इस देश का वो प्रधानमंत्री बने जिसने हजारों साल से प्रताड़ना झेली हो, और हम तो मायावती जी का बहुत सम्मान करते हैं। ये जो बात है और बात यहां से निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। ये कहना ही अपने आप में ये साबित करता है कि अखिलेश यादव ने बाजी को पलट दिया है, बदल दिया है पूरे तरीके से। और यहां से जब बात निकली है तो फिर वो बात लखनऊ से दिल्ली तक जाएगी और इंडिया अलायंस के भीतर अब संभावना है मायावती की फिर से
आने की बढ़ गई, क्योंकि जो बात दूसरे और राजनीतिक दल नहीं कह पा रहे थे वो बात अखिलेश यादव ने कह दी कि हम तो चाहते थे कि मायावती को हम प्रधानमंत्री बनाएं, और ये 2019 में भी अखिलेश यादव ने बात कही थी। वो चाहते थे कि मायावती दिल्ली की तरफ कूच करें और बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, और ये सपना तो डॉक्टर अंबेडकर का था, कांशीराम का था, और वो ये कहते थे कि जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो तभी मिलेगा उन वंचित तबकों को, उन दलितों को, जब उनका कोई व्यक्ति सबसे बड़े पद पर बैठेगा। ये अखिलेश यादव का कहना पूरी बाजी को पलट देता है, और मायावती शायद इसी का इंतजार कर रही हैं। वो ये चाहती हैं, और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मायावती का ये आखिरी पत्ता नहीं है, ये मायावती का आखिरी दांव नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है उत्तर प्रदेश की सियासत में। और इसके बाद अभी इंडिया अलायंस के और लोग जब बैठेंगे, जब सोनिया गांधी का फोन आएगा मायावती के पास, जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मैसेजिंग होगी, जब मुलाकातें होंगी, तो ये जो बर्फ है वो पिघलेगी, और मायावती की जो जरूरत है उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को, और खुद मायावती को जरूरत है इंडिया अलायंस की, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मायावती के आने से इंडिया अलायंस को फायदा होगा, बल्कि मायावती को भी बड़ा फायदा होगा, यानी बीएसपी भी फिर से खड़ी हो सकती है। तो जो मुट्ठी की ताकत है, अलग अलग जो उंगलियां हैं, वो जब एकजुट होंगी तो बड़ी ताकत बनेगी। ये बहुत साधारण सा फॉर्मूला है, और वो ताकत इस सत्ता का, इस आतंक का, एक तरह से सत्ता का जो पूरा आतंक है, और जो गोदी मीडिया के जरिए जो तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया गया है, उनको तोड़ना और उनका मुकाबला करना आसान होगा। उत्तर प्रदेश तो वो जमीन है जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले अगर लोकसभा चुनाव को उठा करके आप देखें, जब सपा और बासपा एक साथ आए थे, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, पिछली बार भी तो सपा और बासपा एक साथ थे। लेकिन वो भूल रहे हैं कि 1992 में भी एक साथ थे, तब भी इसी तरह का मौका था जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया था। उस समय मिले मुलायम कांशीराम नारा लगा था और हवा हो गई थी बीजेपी। सत्ता उसको नहीं मिली थी, सत्ता मिली थी सपा और बासपा को। और वो बासपा जो 1984 में ही बनी थी, यानी 6 और 2 8 साल के भीतर वो सत्ता में पहुंच गई थी। ये कांशीराम का अपना जादू था, ये उनकी अपनी सोशल इंजीनियरिंग थी, और ये मेहनत थी जमीन पर, कैडराइजेशन का। और गठबंधन की राजनीति को अगर किसी ने बेहतरीन तरीके से लागू किया और समझा तो वो कांशीराम है। जरा इसकी भी स्टडी होनी चाहिए। मुलायम सिंह और कांशीराम के मिलने से जो केमिस्ट्री बनी थी, जो अंकगणित बना था जमीन का, उसने हिंदुत्ववाद के लिए पूरा अवसर खत्म कर दिया था। और वही कुछ उसी तरह का मौका इस वक्त है। पिछले लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां थोड़ी अलग थी। वो जो नैरेटिव था उस समय पुलवामा का के बाद का, और ऐसे लग रहा था कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पूरा मुकाबला ही हो जाएगा, युद्ध में कहीं तब्दील ना हो जाए, और गिव अप कर दिया था विपक्ष ने। उसके बावजूद 15 सीटें कम की थी बीजेपी की, दोनों ने मिलकर के। और अगर थोड़ा पहले से वो गठबंधन होता और उसके लिए दोनों लोगों ने जमीन पर थोड़ा काम कर दिया होता, कैडर अगर आपस में मिल गया होता, तो ये आंकड़ा बड़ा हो जाता। और इतना ही नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी उसमें आ गई होती तो पिछली बार ही ये आंकड़ा 15 से 35 हो गया होता। अब इस बार चूंकि उसमें आरएलडी भी होगी, कांग्रेस भी होगी, और भी कुछ राजनीतिक दल हो सकते हैं, तो फिर ये जो केमिस्ट्री है और जो अर्थमेटिक है, ये दोनों मिलकर के बड़ा खेल कर सकते हैं।
और अमित शाह के मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो सपना चकनाचूर हो सकता है। तो अखिलेश यादव ने तो अपनी तरफ से गेम खेल दिया है, अब इंतजार है मायावती का, और मुझे लगता है कि मायावती ने अभी आखिरी दाव खेला नहीं है। ये जो परसेप्शन है, ये जो अब विपक्ष के एकजुटता की आवाजें हैं, वो उत्तर प्रदेश में एक नया गेम तैयार कर रही हैं सोशल जस्टिस का, और वो गेम मुकाबला करेगा। क्योंकि इस बीच में एक चीज और हुई है, जो लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को वो दलित और अति पिछड़ा वो वोट नहीं कर सकता। पिछली बार नहीं भी किया था, मैं भी इस बात को कहता था। लेकिन इन 10 सालों में जो बदलाव हुआ है कि एक तो समाजवादी पार्टी की जो छवि बनाई गई थी, जो जिसमें उनकी कुछ भूमिका थी भी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, वो खुद इतनी प्रताड़ना हुई है उस यादव समाज की, इतना उसको तोड़ दिया गया है कि वो समझ गया है कि उसका असली हितैषी कौन हो सकता है। तो अब वो उस समाज की तरफ देखने लगा है, उसका व्यवहार बदला है, जमीन पर बदला है। और दूसरी तरफ जो दलित है, जो सोचता था कि नहीं नहीं ये इनकी वजह से तो प्रताड़ना मिलती है, लेकिन वो अब इस बात को समझ रहा है कि जो समाजवादी पार्टी का जो समर्थक है, उसने तो उसे फिजिकली चोट पहुंचाई थी, लेकिन जड़ों को काटा है बीजेपी ने, आरएसएस ने। उनके संतानों को, उनके औलादों के लिए उनके भविष्य को खत्म कर दिया है। ये वो दलित भी देख रहा है, और इसीलिए अब एक चर्निंग है, और वो समाज ये कह रहा है कि नहीं, दोनों को आना होगा और दोनों को आना चाहिए, और अब हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमारी जड़ों को, हमारे भविष्य को खत्म किया, पूरा प्लान कर लिया है भविष्य को चौपट करने का, और वो उसी दौर में लेकर के जाना चाहते हैं जहां से निकलने की छटपटाहट डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के कांशीराम तक में थी। इन्होंने इतना संघर्ष किया, पूरा जीवन अपना दे दिया अंबेडकर ने, कांशीराम ने, इस समाज को खड़ा करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उसके भीतर समता और स्वतंत्रता का भाव पैदा करने के लिए, चेतना पैदा करने के लिए। क्या वो इस तरह से छोड़ देगा? और इसीलिए अखिलेश यादव के इस वक्तव्य का मायने है कि वो अब जमीन पर होते हुए दिखेगा, और ये बदलाव मायावती के इस इंडिया अलायंस के साथ आने में आपको तब्दील होते हुए देखेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए, मैं बराबर नजर रखूंगा और आपसे शेयर करता रहूंगा। शुक्रिया।